उनने तो नरोत्तम दादा ने तो माई की कसम खाई थी, लेकिन जो उतावले भारतीय जनता पार्टी के का जो भाव था वो उनके इमोशन पे भारी पड़ गया। तो कुछ लोगों ने ऐसा, और दूसरी चीज़ वो कांग्रेस की सीट है और हमेशा से कांग्रेस वहाँ पे मजबूत रही है, तो कुछ ये भी एक उसके पीछे भाव था। कांग्रेस हमेशा भ्रम की राजनीति करती है कि आशुतोष जी बाहर के हैं, आशुतोष जी, उसके बाद भी आप देखो, और घनश्याम सिंह जी वहाँ के राजा हैं, 400 साल से हैं यहाँ पे, इस तरीके का माहौल उन्होंने पैदा किया। उसके बावजूद इतनी बढ़िया भाजपा ने वहाँ पे टक्कर दी और पिछले चुनाव की तुलना में हम बेहतर रहे। कांग्रेस थोड़ा थोड़ा सब कुछ था, पार्टी ने तो बहुत सहयोग किया, सब वरिष्ठ नेताओं ने उन पर विश्वास किया और उनकी संगठन को लेकर उनकी जो तपस्या है, समर्पण है, इतने साल उन्होंने पार्टी का काम किया। कितने विधायक उनके सहयोग से बने होंगे जब वो संगठन मंत्री रहे। तो ये उनके लिए चुनाव भी राजनीति कोई उनकी ज़िंदगी का उद्देश्य नहीं है, लेकिन पार्टी ने आदेश दिया, वो लड़े और लड़े भी तो बड़े ताकत से लड़े। जहाँ लोग दावे कर रहे थे कितने वोट से हार जीत होगी, इतने वोट से ये कुछ होगा, उसके बाद भी आप देखो अंतिम तक अच्छी फाइट चली। कई परिस्थितियां होती हैं वहाँ पे, जो कार्यकर्ता थे वो कुछ भावनाओं में बह गए, कुछ भावनाओं से उबर नहीं पाए और आज वो राजनीति और सस्ती लोकप्रियता में भगवान को गाली देके, हमारे ऋषि जो हमारे संत हैं, जो हमारे धर्माचार हैं, उनको ऊट पटांग कह के, हमारी धार्मिक पद्धतियों को गाली देके नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। जनता ने उनको नकार दिया है। दिल्ली दूर है, लेकिन हम चुनाव निश्चित रूप से 2028 में फिर से टिकट मांगेंगे और अभी ये बहुत सारी चीजें हैं। बुंदेलखंड के केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर धाम में प्रतिवर्ष की भांति 11वां कांवड़ यात्रा पुष्पेंद्र प्रताप सिंह और अर्चना सिंह के द्वारा निकाला जाता है, जिसमें शहर के साथ साथ आसपास क्षेत्र जिले के लोग भी इस यात्रा में शामिल होते हैं। हमारे साथ पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस कांवड़ यात्रा को लेकर क्या संदेश भाई देना चाहते हैं और साथ में कुछ कांवड़ यात्रा को लेकर भी हम इनसे बात करेंगे। जी भाई साहब, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस तरह की यात्रा छतरपुर शहर के लिए निकालते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड में देखा जाता है कि कई लोगों का काफ़ी उत्साह रहता है। जब वाहन नहीं चलते तो लोग पैदल जाया करते थे, और आप लगातार 11 साल से ये कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से आपका बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से हम सब ये देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो धार्मिक परंपराएं हैं, कुछ परंपराएं प्रचलित थीं, कुछ परंपराएं नहीं प्रचलित थीं। कांवड़ यात्रा उसमें से एक थी और हमने इसको अपने क्षेत्र में चालू किया और आपने देखा होगा कितना जन चेतना लोगों के बीच में है। अब गांव-गांव से लोग इकट्ठे होके हर वर्ग क्षेत्र के लोग इसमें शामिल होते हैं। क्या नेता, क्या युवा, क्या महिला, क्या किसान, सब इसमें इस यात्रा में शामिल होते हैं और ये भगवान शिव की भक्ति की एक माध्यम है। जिस प्रकार से हम सब लोग पहले जो भक्ति के प्रकार थे उसमें एक श्रम आधारित भक्ति है, कांवड़ यात्रा उसी का एक प्रकार है। श्रम आधारित भक्ति में हम परिक्रमा करते हैं किलोमीटरों की, भगवान को पैदल जाके जल चढ़ाते हैं। उसी में ये कांवड़ यात्रा है जिसमें हम श्रम यानी अपने शरीर की तपस्या से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और ये शिव भक्ति जो है वो श्रम आधारित है। और इसमें इसकी खूबसूरती ये है कि आप देखो, चाहे अमरनाथ बाबा जी की यात्रा हो, चाहे केदारनाथ जी की यात्रा हो, उसमें जितने कांवड़ यात्री होते हैं उतने ही स्वागत करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि पुण्य लाभ जितना कांवड़ यात्री को मिलता है उतना ही पुण्य लाभ उस यात्रा में उन कांवड़ यात्रियों की जो सेवा है, चाहे वो अन्न सेवा हो, चाहे उनके शारीरिक रूप से कई लोग तो पैर भी दबाते हैं, इस तरीके से कांवड़ यात्रियों को जो करने की सेवा है वो उससे उनको भी पुण्य लाभ मिलता है। ये हमारी सामाजिक 9 तारीख को जो कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी है, कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ से होते हुए कांवड़ यात्रा? ये रामचरितमानस से हम इसको प्रारंभ करते हैं और ये माधगुआ होते हुए नया गाँव हटवाहा में इसका विश्राम रहता है। लेकिन जो कुछ लोग खा पी के आगे निकल जाते हैं और ये प्रयास करते हैं कि सुबह 4 बजे ही हम जल चढ़ाते हैं और ये कंपटीशन भी रहता है कि कौन पहले जल चढ़ाएगा और अगले दिन पहुंच के हम लोग इसका अभिषेक करते हैं। जैसे हम आपसे बोल रहे थे कि ये सामाजिक चेतना की यात्रा है, समरसता की यात्रा है। इसमें चलने वाले किसी यात्री से कोई नहीं पूछता कि आप किस जाति के हो, हर जाति समूह के लोग अगल बगल चल के इस यात्रा में शामिल होते हैं। सिर्फ भाव होता है तो भगवान की भक्ति का भजन करते हुए, मंत्रों का उच्चारण करते हुए सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना। प्रशासन का कितना सहयोग रहता है इसमें?
हमेशा सहयोग रहता है प्रशासन का। इतनी बड़ी संख्या में इतनी भीड़ जब शामिल होती है तो प्रशासन हमेशा चौकस रहता है, चाहे पुलिस प्रशासन हो और प्रशासनिक व्यवस्थाएं हो। और बाकी कांवड़ यात्री खुद ही इतने प्रशिक्षित हो गए हैं अब इतने वर्षों में कि उनको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे सामाजिक अव्यवस्था हो। जैसे स्वास्थ्य की, जैसे काफी लोग निश्चित रूप से सब हम और समाज को हम जोड़ने का काम करते हैं। प्रशासन से ज़्यादा समाज में चेतना आए। हमारे जो डॉक्टर्स हैं बहुत सारे अपनी सेवा खुद ही देते हैं वो आके, तो यही इसका भाव था। जब प्रशासनिक व्यवस्था नहीं रही होगी तब भी ये यात्राएं निकलती थी, तो इसमें हमेशा से भाव समाज को जोड़ने का है। जो जिस क्षेत्र में कुशल है वो अपना आके वहाँ पे, फिजियोथेरेपिस्ट पिछली बार आए थे रात में जिनके पैर वैर मोच गए, कहीं किसी को कुछ हो गया, अपने आप आए थे वो पता लगा के आप लोगों के माध्यम से। तो ये सामाजिक चेतना की यात्रा है। इसमें जो है छतरपुर जिले में देखा जाए तो पहली बार कांवड़ यात्रा की शुरुआत हमें लगता है शायद आप ही ने, काफ़ी प्राचीन परंपरा है, लेकिन इसकी शुरुआत जो राजनीतिक क्षेत्र में भी कह दें कि कोई राजनीतिक व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र में उतर के और इस तरह से समाज सेवा में, आप हमें देखते होगे और जानते होगे कि ये कांवड़ यात्रा जो है आधे से ज़्यादा तो बिजावर विधानसभा में रहती है, तो इसका कोई ये महत्व है नहीं कि कोई राजनीतिक, या हम अलग अलग रूट में नहीं जाते। हमारा एक रूट हमने कांवड़ यात्रा का बनाया और उसी में हम सब लोग जाते हैं। हम सामाजिक चेतना का भाव इसमें रहता है कि जैसे देखो आप जहां हम लोग रुकते हैं वहां कोई जाति धर्म नहीं पूछ रहा है। हमने पिछली बार कोशिश करी थी कि चूंकि भगवान शिव पर्वतों में रहते हैं, वहाँ पे बढ़िया प्रकृति के निकट रहते हैं, तो अगर हर कांवड़ यात्री को भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो एक पेड़ जरूर लगाए। वो घर में लगाए, रास्ते में लगाए, कहीं पे भी लगाए, गांव-गांव में लगाए। फिर हमने कहा कि भाई जो हमारे युवा भटकाव की तरफ हैं, अगर हम बच्चों की बात करें तो कुछ नशे में हैं, कुछ यहाँ पे, तो धार्मिक स्थान में जाओ तो कम से कम उतनी देर गुटखा मत खाओ, आप आपस में गालियाँ मत दो। आपकी वैचारिक शुद्धता होनी चाहिए भगवान की भक्ति में। युवतियाँ जो हैं वो इतनी मजबूत हों कि कोई उनको बरगला ना पाए। तो हमने लव जिहाद के खिलाफ एक कहा कि भाई आप इस यात्रा में शामिल हों, भगवान का भजन करें और इतनी शक्ति पैदा करें कि कोई आपको बरगला ना पाए। इस यात्रा में आपके द्वारा झांकियां भी लगाई जाती हैं, इस बार विशेष झांकी क्या रहेगी? इस बार अभी हम बात कर रहे हैं कि नागपुर से एक झांकी बुला रहे हैं जो भगवान की जो वहाँ की मसाने की जो होली है वो खेलते हैं वो, और वो आगे आगे चलेंगे। चूँकि ये यात्रा इतनी लंबी है कि वो अपनी अपनी व्यवस्था से लोग चलते हैं, समूहों के अनुसार चलने लगते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि हम इकट्ठे होकर पूरी रास्ता, क्योंकि इससे अव्यवस्था भी फैलती। तो हमने ये सबको ट्रेनिंग भी हम देते हैं कि भैया हमको इकट्ठा होकर नहीं चलना, अपने समूह व्यवस्था के अनुसार चलना है। मतलब छोटे छोटे ट्रूप्स में चलो, आप एकदम से पूरा जाम हो जाए। किस साल में शुरुआत की थी कांवड़ यात्रा की? ये हमने 2014-15 में हमने इसकी प्रारंभ की थी। 2018 में आपने चुनाव लड़ा, कहीं ना कहीं भोलेनाथ की कृपा रही, लेकिन किसी कारणवश थोड़ा सा हो गए, थोड़ा सा राजनीतिक क्षेत्र है। 2023 में हम लोग यहाँ से टिकट के दावेदार भी थे। 16 अगस्त को टिकट की घोषणा हो गई। 4 दिन बाद हमारी यात्रा थी, लेकिन हमने यात्रा कैंसिल नहीं करी, हमने यात्रा निकाली, क्योंकि हमने ये सोचा कि ये जो यात्रा है, जबकि वो बड़ा भावुक पल था। हम सबने देखा था कि उसमें भाषण देते देते अर्चना सिंह के आंसू भी निकल पड़े थे, लेकिन फिर भी हम इस निराशा के भाव से भगवान की भक्ति करने से और मन प्रसन्न होता है, ये संदेश जाए, हमने तब भी कांवड़ यात्रा निकाली। 2028 में फिर चुनाव है, क्या उम्मीद है भोलेनाथ की कृपा होगी? अभी बहुत दूर है, और ये लेकिन तब भी थोड़ा सा बहुत सारी चीजें होनी है। में चर्चाएं तो है कि भाई पुष्पेंद्र प्रताप सिंह को इस बार मौका मिलना चाहिए। हम लोग जब चुनाव राजनीति कर रहे हैं तो निश्चित रूप से चुनावी राजनीति में शामिल हो। हमारा ये हमेशा, हम तो हैं ही 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष रहे। छतरपुर की जनता ने खूब स्नेह दिया, प्यार दिया, और 2018 में ज़रूर कम वोट से हम रह गए। 2023 में पार्टी ने जातिगत समीकरण के हिसाब से जो भी सोचा हो अवसर नहीं दिया। लेकिन अब हमारा ऐसा मानना है, अभी बहुत दिल्ली दूर है, लेकिन हम चुनाव निश्चित रूप से 2028 में फिर से टिकट मांगेंगे। और अभी ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आशुतोष भैया आपके काफ़ी करीबी माने जाते थे, हालांकि RSS लॉबी से हैं, तो कुछ ही वोटों से उनको वहाँ पे पराजित होना पड़ा। क्या इसके पीछे क्या मानते हैं? क्या पार्टी का सपोर्ट नहीं रहा कि जनता ने रुझान नहीं दिया कि ये सब जो जंतर मंतर मुरा इस चीज़ का कुछ ना कुछ युवाओं में कुछ नाराज़गी रही? क्या कुछ है? थोड़ा थोड़ा सब कुछ था। पार्टी ने तो बहुत सहयोग किया, सब वरिष्ठ नेताओं ने उन पर विश्वास किया, और उनकी संगठन को लेकर उनकी जो तपस्या है, समर्पण है, इतने साल उन्होंने पार्टी का काम किया। कितने विधायक उनके
सहयोग से बने होंगे जब वो संगठन मंत्री रहे। तो ये उनके लिए चुनाव भी राजनीति कोई उनकी ज़िंदगी का उद्देश्य नहीं है, लेकिन पार्टी ने आदेश दिया वो लड़े, और लड़े भी तो बड़े ताकत से लड़े। जहाँ लोग दावे कर रहे थे कितने वोट से हार जीत होगी, इतने वोट से ये कुछ होगा, उसके बाद भी आप देखो अंतिम तक अच्छी फाइट चली। कई परिस्थितियां होती हैं वहाँ पे, जो कार्यकर्ता थे वो कुछ भावनाओं में बह गए, कुछ भावनाओं से उबर नहीं पाए, और भारतीय जनता पार्टी के का जो भाव था वो उनके इमोशन पे भारी पड़ गया। तो कुछ लोगों ने ऐसा, और दूसरी चीज़ वो कांग्रेस की सीट है और हमेशा से कांग्रेस वहाँ पे मजबूत रही है, तो कुछ ये भी एक उसके पीछे भाव था। कांग्रेस हमेशा भ्रम की राजनीति करती है। अभी भी उन्होंने भ्रम फैला दिया कि आशुतोष जी बाहर के हैं, आशुतोष जी को कोई जानता नहीं है, आप कैसे मिलोगे जनता के बीच में। ये हमने उस भ्रम को काफ़ी हद तक दूर करने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी में जब जिसको पहली बार अवसर मिलता है, हो सकता है वो कभी जनता के बीच में ना गया हो, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ताओं को मौका देती है, संगठन की सोशल मीडिया पे देख जुड़े रहे रहते हैं, हैं। ऐसा देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे, हालांकि चाहे वो कांग्रेस या बीजेपी हो, अंतरकलह हर किसी में होता है, और पार्टी की गाइडलाइन होती है भाजपा की खास तौर पे कि बाहर नहीं दिखता है लेकिन अंदरूनी तौर पे होता है। अब देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे तमाम पोस्टर डाल रही हैं कि नरोत्तम दादा ने काम डाल दिया, नरोत्तम दादा का ये हो गया। तो कहीं ना कहीं पूरे चुनाव को लेके क्या मानते हैं? उनने तो नरोत्तम दादा ने तो माई की कसम खाई थी, लेकिन जो उतावले समर्थक होते हैं कभी कभी वो इस तरीके की, और इसी से माहौल ख़राब होता है। जैसे हमने कहा कि कुछ लोग अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ये उनका भाव होगा, लेकिन पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ी, तभी हम इतना फाइट कर पाए। इतना भ्रम की स्थिति कांग्रेस ने फैलाई वहाँ पे कि आशुतोष जी बाहर के हैं, आशुतोष जी, उसके बाद भी आप देखो, और घनश्याम सिंह जी वहाँ के राजा हैं, 400 साल से हैं यहाँ पे, इस तरीके का माहौल उन्होंने पैदा किया। उसके बावजूद इतनी बढ़िया भाजपा ने वहाँ पे टक्कर दी, और पिछले चुनाव की तुलना में हम बेहतर रहे। कांग्रेस से जो स्थिति थी उससे हम काफ़ी बेहतर स्थिति में इस बार रहे हैं, और अगली बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे जीतेगी 28 के चुनाव में। आपकी जो कांवड़ यात्रा है वह एक भक्तिमय कांवड़ यात्रा है, कहीं ना कहीं सनातन को एक करने की यात्रा है। कुछ लोग हैं जैसे कि अब नाम नहीं बोलना चाहते हैं, कुछ लोग दतिया से चुनाव भी लड़े हैं, उन्होंने तो सीधा कह दिया था कि हम भगवान को नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों को हिंदू धर्म में मनाने का आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए, ये आदमी की, हमारा ऐसा मानना है, हर आदमी की एक स्वतंत्र सोच होती है। जब वो इस धरती में जिसने जन्म लिया है वो एक सोच के साथ जन्म लिया। आज वो राजनीति और सस्ती लोकप्रियता में भगवान को गाली देके, हमारे ऋषि जो हमारे संत हैं, जो हमारे धर्माचार हैं, उनको ऊट पटांग कह के, हमारी धार्मिक पद्धतियों को गाली देके नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। जनता ने उनको नकार दिया है, लेकिन ये उन सबके लिए है कि आप इतनी जातिगत विद्वेष फैला के क्या समाज को इकट्ठा कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आप गांव-गांव में पिछड़ा वर्ग की कल्पना या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की कल्पना इसलिए नहीं की गई थी कि आप समाज को तोड़ दो, इसलिए की गई थी कि हम सब लोग जो हैं उनके उत्थान के लिए काम करें। जो हम 800 साल गुलाम रहे, वो 800 साल की गुलामी का जो भाव है जिससे समाज तोड़ने का, उनने फूट डालो शासन करो की नीति अंग्रेजों ने इस देश में प्रचलित करी। तो जो उन्होंने जिस व्यवस्था चालू करी, तो ये व्यवस्था, परिणाम भी तो देखने ये को मिल गया। व्यवस्था आप समझो, आप ये व्यवस्था जो उन्होंने चालू करी, तो ये व्यवस्था को, ये ऐसे लोग जो है वो अंग्रेजों की इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, उन व्यवस्था को सामाजिक फूट डाल रहे हैं, समाज को अपने लाभ के लिए कि हमको जिता दो। तो हम पहले तो उनको आंकड़े देना चाहिए कि साहब, अगर जातिगत व्यवस्था के आधार पे बसपा बनी या अन्य दल बने तो उन्होंने उस जाति के लिए क्या किया, उससे कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, उनने कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने स्कूल कॉलेज बनाए, क्या शिक्षा में सुधार हुआ, उनकी बातें आप समझो कि किस हरिजन बस्ती में जाके उनने हैंडपंप भी अपने पैसे से लगाया या चंदा करके लगाया, कहीं पे भी जाके उन बच्चों को फ्री में जाके शिक्षा के लिए हम देखते हैं कि कितने सारे लोग हैं जो अपने सर्विस करते हैं, लेकिन उसके बाद भी 25-50 बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाते हैं, कोई पैसा नहीं लगने बरामदे में। तो क्या उनने ये प्रयास किया, उस समाज के अच्छे शिक्षित लोगों को चिन्हित करके उनने कोशिश करी कि साहब हम लोगों को पढ़ाएं बढ़ाएं। सिर्फ
जाति विद्वेष और मुंह चलाने से कुछ नहीं होता। मुंह चलाना आपका मुंह है, हम गाड़ी देने लगे तो आप क्या कर लो, आप हम कौन अपने तो संविधान में जो है कि नाम भरना लो चाहे जी कर यात्रा। आपके धीरेन्द्र शास्त्री जी से भी बात हुई, कैसा आशीर्वाद दिया उन्होंने? निश्चित रूप से वो हमारे पूजनीय है और सामाजिक और सनातन चेतना को जागृत करने का उन्होंने अद्भुत काम किया है। बुंदेलखंड में एक ऐसा स्थान उन्होंने बनाया जो देश विदेश में, अब हम जाते हैं तो बताते हैं कि हम बागेश्वर धाम से के पास से आए हैं, तो लोगों के मन में एक आग्रह, एक भाव जागृत होता है। और ये कोई छोटी बात नहीं होती है, ये इतिहास रचित बात है जो उन्होंने इतिहास रचा है, हमारे क्षेत्र में क्षेत्र को आगे बढ़ाया है। और सबकी वो श्रद्धा का वो केंद्र है कि सब लोग उनको, उनके प्रति सबकी श्रद्धा है, उस स्थान के प्रति सबकी श्रद्धा है। और निश्चित रूप से सनातन को जागृत करने में जब इतिहास लिखा जाएगा तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी जब चुनाव नहीं लड़े थे, जब भी इस तरह की कांवड़ यात्रा निकाल रहे थे, चुनाव लड़ने के बाद भी कांवड़ यात्रा निकाल रहे थे और अभी वर्तमान में कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों के प्रति क्या संदेश देना चाहते हैं आप? निश्चित रूप से हम हमेशा ये कहते हैं कि हम किसी भी क्षेत्र में काम करें, आप कभी भी हमारा इंटरव्यू देख लो, ये तोड़ने फोड़ने इस तरीके से राजनीति करने की परंपरा दूर हो, हमारा युवा जो है वो जागृत हो। हमने हमेशा ये कोशिश करी, हम कहीं पे भी हैं, राजनीतिक क्षेत्र से काम करने वाले हैं हम अगर व्यावसायिक रूप से, सामाजिक रूप से काम करने, तो हमारे काम करने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? या फिर हम पशुओं के जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, खाए पिए सोए, या हम कितना काम कर रहे हैं जिससे कुछ समाज में कुछ हम समाज को दे के जा रहे हैं। हमारे यहाँ 4 जो आश्रम थे, उस आश्रम में वो 4 ऋण थे, उन ऋणों को हम चुका रहे हैं कि नहीं चुका रहे? गुरु के प्रति, समाज के प्रति, उन ऋणों के प्रति हमारा क्या भाव है कि हम कुछ बन जाएं इसके लिए सामाजिक विद्वेष फैलाओ, या हम कुछ हमारी राजनीति का आधार हमेशा ये रहा कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं, सामाजिक चेतना को आगे बढ़ाएं। कोई कितनी बार सांसद और विधायक रह लेता, उसके जाने के बाद समाज उसको याद नहीं करता, उसका किया गया कार्य ही उसको याद करता है। तो ये हमारा भाव है, सामाजिक चेतना आगे बढ़े। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी एक यूथ के आइकॉन माने जाते हैं, यूथ की काफ़ी पकड़ मानी जाती है। अर्चना भाभी जी कहीं ना कहीं महिलाओं में पकड़ रखती हैं, कहीं एनजीओ के जरिए, कहीं सामाजिक क्षेत्र में देख रहे हैं, अभी कोई कार्य कर रही थी, मेले का भी आयोजन लगाते हैं, कैसे महिलाओं को वहाँ से जोड़ा जा सके, कहीं ना कहीं घर तक पहुँचने का प्रयास करते हैं, लोगों की समस्याओं सुनने के लिए भी प्रयास करते हैं। लगातार आपकी चौपाली जारी है। तो ये थे पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी जिन्होंने अपने एक थीम बताई है कि जो कांवड़ यात्रा है, 11वीं कांवड़ यात्रा जो 9 तारीख को छतरपुर के रामचरितमानस से कांवड़ यात्रा निकलेगी और 10 तारीख को बुंदेलखंड के केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर धाम में जल अभिषेक करके उनका आशीर्वाद लेकर के क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना को लेकर यह कांवड़ यात्रा इस साल निकालेंगे। तब टाइम के लिए संतोष तिवारी के साथ विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।